आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट की आज की श्रृंखला में मैं आपका दोस्त आसिफ इकबाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस कड़ी में हमारे खास मेहमान हैं आयुष विभाग के प्रमुख सचिव श्री रंजन कुमार। इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुभाष खन्ना। आइए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि शायद ये काम बहुत कठिन है, ये काम हमसे नहीं हो सकता, हम अपनी इच्छा शक्ति को नहीं पहचानते, कई बार हम खुद को कमतर आंकने लगते हैं। पर हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने इन सब को पीछे छोड़ दिया है, इन सब को धता बता कर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आपने शिक्षा दीक्षा IIT में ली है, आप IAS हैं और वर्तमान समय में आप प्रमुख सचिव हैं और लगातार नित नए ऐसे कीर्तिमान गढ़ते जा रहे हैं। अपने जीवन में वो ढेर सारे मकाम पाते जा रहे हैं जो शायद हम कल्पनाओं में सोचते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपसे मुलाकात करवा रहा हूं। आज के मेहमान के रूप में हमारे साथ जो उपस्थित हैं श्री रंजन कुमार, आप प्रमुख सचिव हैं आयुष विभाग उत्तर प्रदेश में और आप लगातार आयुष में नित नए कार्य करते जा रहे हैं, नई नई परिपाटियां गढ़ते जा रहे हैं और ढेर सारे आपने इनोवेटिव कार्य इसमें किए हैं। रंजन जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने स्टूडियो में बुलाया। सर, आपकी जो जीवन यात्रा रही, आपका बचपन रहा, वो कहाँ से रहा, कहाँ जन्म लिया और प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? हमारी बचपन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। हमारे फादर PCS अधिकारी थे, लेकिन वो सरकारी आवास में न रह के हम एक किराए के मकान में एक मोहल्ले में रहते थे, गया में, छोटे से कस्बे में। और वहाँ पे हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी से भरपूर पूरी चाइल्डहुड बीती है। सुबह 4 बजे से शुरुआत होती थी दिन का और नगर पालिका के पानी से सुबह नहा के फिर हम लोग माँ के जो संस्कार थे गायत्री पीठ से जुड़े हुए थे, तो हम लोग हवन करना वहाँ पे, ओम त्र्यंबकम, वहाँ पूजा, ओम भूर्भुवः, और घर पे भी काफी माहौल अच्छा था धार्मिक संस्कार का। और पापा बहुत ही अनुशासित थे और सोशल बहुत थे, उससे काफी प्रभाव पड़ा हमारे व्यक्तित्व पे। और हमारे में जो बचपन में किसी से ना हार मानने की एक शुरुआत से व्यक्तित्व पनप रहा था। तो मुझे एक याद है कि मोहल्ले में जब मैं 7वें क्लास में था तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कर रहे थे इंग्लिश से, लिटरेचर से, तो उसमें एक टिपिकल ग्रामर की एक सेक्शन होती है, वो समझ नहीं पा रहे थे वो लोग। तो मैंने ठाना कि मैं इसको खुद पढ़ के और इनको पढ़ा दूंगा। और मैंने सफलतापूर्वक कुछ दिन लिया, पूरा उस पे हमने कमांड किया और उनको पढ़ाया और पूरी उनको समझ में भी आ गया। तो ये जर्नी जो है, जो शुरुआती जो प्रवृत्ति थी चाइल्डहुड की, जैसे फादर बहुत सोशल थे, तो कोई भी व्यक्ति गांव से आता था या कहीं से 40-50 लोग हमारे घर पे रहते थे, उनकी पूरी तरह से सेवा करते थे। तो सामाजिक उत्तरदायित्व का आभास अपने आप पनप रहा था। और बाद में हमारे जो UPSC देने में बहुत उसका प्रभाव रहा है कि जिस तरह से बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व, सादगी से जीने का जो था, तो आम आदमी से जुड़े रहे। मोहल्ले में आप देखेंगे कि उनके फादर फीस की चिंता करते थे, गरीब लोग थे, माँ जो है महीने के अंतिम में बजट जोड़ रही है कितना, तो उन लोग कई समस्याओं से जूझ रहे थे। तो एक मन में आ रही थी कि इस समस्या को हल करना है एक दिन। और पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, तो मैं इंटरेस्टिंग में कई सारे क्विजेज बनाता था, और जैसे कागज के पेपर आर्ट वर्क करके उसमें कैपिटल और ये सब निकाल के आप एक उठाएंगे तो उसका निकल जाएगा। फिर एक छोटी सी दौड़ लगाई, वहां पे कुछ प्रश्न रखे हुए हैं। और खेल तो सब तरह के, टेनिस है तो चौकी पे जो लकड़ी का तख्त होता है, उसमें बीच में जो कपड़े का थान होता है, उसमें जो कागज का होता है, उसको जाली बनाते थे और टेनिस खेलते थे। फिर मोहल्ले में 2 दीवालों के बीच करके कपड़े लगा के बैडमिंटन खेल रहे हैं। फिर मोहल्ले में ही दरवाजे को विकेट बना के क्रिकेट खेल रहे, वही कॉर्केट बॉल से। तो इतनी ज्यादा एक्टिविटी भरी पूरी थी कि आपका शरीर बिल्कुल, ब्रेन और शरीर के बीच एक्टिविटी। योगा भी सब तरह के करते थे हम लोग। इन्वर्सन योगा में काफी रुचि लेते थे, घंटों हम लोग सर नीचे करके, और बहुत ही फिट थे। और जब पढ़ाई की शुरुआत करते थे तो जब तक वो टॉपिक जिसको शुरू किया समझ नहीं आया तब तक छोड़ते नहीं थे। जैसे एक नियम का शुरुआत हुई कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और मैं आपको बताऊं कि बाद में जो वो आधार बना, कोई भी आपको फंडामेंटल साइंस समझना है तो एक नियम आपको समझना जरूरी है, चाहे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, एक नियम। बहुत ही ये अलग विषय है। और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको कोई भी एग्जाम आसान लगेगा, चाहे JEE का हो, चाहे नीट का हो। और वही हुआ आगे जाके। 7वें क्लास में ही हम 10 तक का मैथ बना लिए। तो ये सारी चीजें जो निकल के आई, जो मुझे लगता है कि दैनिक जीवन में जो अनुशासन, दूसरे के प्रति सेवा भाव, जो मानसिक सुदृढ़ता और
एक जो अनुशासन था, ये सभी चीज, जैसे फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जानबूझ के डिलिबरेटली मैंने सरकारी स्कूल में लिया, तो वहां पे पढ़ाई रेगुलर नहीं होती तो घर पे ज्यादा रहते थे जो भी, लेकिन एग्जाम में हमेशा अव्वल आते थे। तो जब भी एग्जाम का आता था तो वो पूछते थे कि मार्क्स कितना आया, उस समय बहुत स्ट्रिक्ट थे। बाकी वो फ्लेक्सिबिलिटी देते थे चाइल्डहुड का कि आप खेलो, सब चीज करो, हमको उस पर दिक्कत नहीं है, आपका परफॉर्मेंस सब जगह अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे जैसे संविधान के कर्तव्य में लिखा है कि आप जो भी करें बेस्ट करें, एक्सीलेंस की परिभाषा देते ही उसमें, तो वो अपने आप नेचुरल प्रवृत्ति पैदा होती है। उसका कारण मुझे वही लग रहा है कि माँ का संस्कार, पापा का एक और था कि सभी बच्चों को धार्मिक संस्कार के साथ 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 में खाना खिलाना, बहुत ध्यान रखते थे इन सब चीजों को, तो काफी हम लोग प्रभावित थे उनके से। तो अपनी स्कूलिंग वहीं से हुई? तो गया में एक हरदास सेमिनरी स्कूल है, वहीं से 10th किया हमने। और प्रिंसिपल जब भी एनुअल फंक्शन होता था तो उसमें यही अनाउंस करते थे कि ये बच्चा स्कूल में कम आता है फिर भी हमेशा टॉप करता है, तो इसका मतलब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो मैं उसका विरोध करता था कि नहीं, शिक्षक बहुत अच्छे हैं, बहुत हमें कई शिक्षकों से प्रेरणा मिली। जैसे एक शिक्षक थे जो उन्होंने हमें बताया कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर बन सकते हो इंग्लिश में। तो उस समय 7वें क्लास में ही था, तो उन्होंने बड़े बड़े ऐसे लिखवाए। मुझे याद है कि एक ओपन कंपटीशन था जिसमें मैं क्लासरूम में जाके मैंने 50 पेज का ऐसे लिखा था उसमें। और साथ ही जब कंपटीशन निकली थी एक पोएम राइटिंग में, जो उसमें जो सरकार थी, केंद्र सरकार, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए वो पोएम और ऐसे राइटिंग के लिए बढ़ावा देती थी। उस समय मिनिमम एज ज्यादा था, तो उन्होंने जानबूझ के मेरा एज बढ़ा के पार्टिसिपेट करा दिया। तो उस पार्टिसिपेशन में फायदा ये हुआ कि मैं कविता राइटिंग में स्टेट को रिप्रेजेंट किया, खुद लिखा अपने से, मतलब कोई अनुभव नहीं था। जैसे मुझे याद है कि स्टेट लेवल पे जो आया था टॉपिक, वो आपको 24 घंटे पहले देते हैं, फिर क्लासरूम में 8 स्टंजा लिखना होता है। जी। तो दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा पे था, तो हमने उसको जो गद्य भाग था उसको पद में बनाया, जैसे ऊर्जा के रूप हैं होते अनेक, इनमें है सौर ऊर्जा एक, इस तरह से पूरा बनाया था। एंड आई वाज सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट बिहार। तो मुझे बड़ा खुशी हुआ था। वहां पे फिर एनसीईआरटी की जो अध्यक्षा थी वो कह रही थी कि इतना छोटा बच्चा आया है। तो इट वाज ए मोमेंट इन द जर्नी हमारी जो आगे की है, इतनी कॉन्फिडेंस बढ़ाई। जी। और उस समय मैं अपने को दूसरे से कम नहीं आंकता। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, जी, जो आपको आगे भी काम आता है, और एक जो आपकी जिजीविसा होती है कि कोई नई चीज आए, उसको बिना समझे छोड़ना नहीं है, जी, ये शुरू से ही एक प्रवृत्ति था। तो मेरे जीवन में ये हुआ कि मैं 4थे नंबर पे हूँ भाइयों में। जी। तो मैंने एक ऐसी नींव रखी जो पूरे समाज को, पूरे मोहल्ले को, पूरे बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट को फायदा हुआ। जी। कोई सोचता नहीं था उस समय कि जेई का दे भी सकते हैं, 1 नंबर बनाते खुशी होते। जी। तो मैंने एक नई नींव रखी, और रुड़की में पहले हम गए, फिर IIT खड़गपुर गए, फिर IIT कानपुर, उसकी अलग स्टोरी है। जी। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र से कई अब IIT में जा रहे हैं। उन्होंने सीखा कि बड़े आसानी से सिंपल जीवन, ग्रामीण क्षेत्र, हम लोग गाँव जाते थे तो गाँव में लोगों के साथ रहते थे, उनकी समस्याएं देखते थे, बगीचे में घूम रहे हैं, उनको बारिश नहीं हुआ, सिंचाई का साधन नहीं है, जाने का साधन नहीं है, रोड नहीं है, कई चीजें देखते थे, उनके साथ ही पूरा जीवन बिताया। उनके जो टेबल होते थे पानी वाले, वहां ही स्नान करना। तो मुझे लगता है कि जो ग्रामीण जीवन है ना, उसमें मनोरंजन भी है, उनमें क्रिएटिविटी भी है, सब चीज है, बस उसको संभालने की जरूरत है। तो हमें जो भी कारण हुआ हो, जिस तरीके से ये जो संस्कार है, इसके कारण इस तरह की एक प्रवृत्ति आई कि क्रिएटिविटी। और वो जो सबसे पहले एक लालजी प्रसाद लेखक थे, एक नियम किताब बड़ी अच्छी थी। जी। उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स आता था कि 2 हिरन जा रही है, एक शेर जा रहा है, एक शेर ने एक हिरन को 5 मिनट बाद खा गया, दूसरा हिरन तेजी से जा रहा, तीसरा हिरन और मिल गया। इस तरह के एक नियम बड़ा कॉम्प्लेक्स होते थे। जैसे 12 नींबू का दाम आपने 10 रुपए में खरीद के 10 नींबू को 12 रुपए में बेच दिया, तो कितने लाभ हानि हुआ। ये सब चीजें बाद में आप सोचिए कि आज ये स्थिति में पहुंच गए कि कोई भी सॉलिड बॉडी दीजिए तो उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। जी। केवल एक नियम से। एक नियम, वॉल्यूम का परिभाषा जो होता है कि एरिया और उसके परपेंडिकुलर, 2 एरिया के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस में गुना कर दीजिए। जी। तो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट है तो उसमें आप एक कोई भी एरिया ले लीजिए, और उसकी एक छोटी सी डिस्टेंस निकालिए। जी। और उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये एक नियम, चाहे किसी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पैदा होना हो, तो एक छोटा सा उसका कोना लीजिए, उसको डीक्यू बोलिए, उससे निकाल दीजिए और उसको पूरा जोड़ दीजिए। एक नियम ही है पूरा। तो ये पूरा जो मैथ्स है, तो यही कारण था कि जब 10वीं क्लास में मैं पास हुआ,
तो वहीं से बिहार बोर्ड से पास हुए। और हमारा एडमिशन हुआ नहीं था उस समय, जब पापा फिर एसडीएम हुए तो वहाँ कार्तिक ओरांव कॉलेज गुमला में एडमिशन लिया था, वो भी सरकारी स्कूल है। तो एक साल में हमने एक्सप्लोर करना, वो जो माइंडसेट था एक्सप्लोर करना शुरू किया। रेस्ट्रिंग हेडले जितनी भी विदेशी ऑथर की किताब थी, चाहे रशियन हो, अमेरिकन ऑथर, जो भी बेस्ट थी, रेस्ट्रिंग हेडले, जिमांस्की, पिंस्की, नेल्कर पार्कर, सेलोनी, थॉमस पिनी, सिनको प्लेन, केमिस्ट्री के सारे, टूलीवाल, कुछ इंडियन ऑथर भी अच्छे थे, सब पीजी लेवल की किताब एक साल में। सोचिए हिंदी मीडियम में यह कलम है, दिस इज पेन, जी उस समय इतना ही पढ़ाई होता था, लेकिन पूरा डिक्शनरी देख के एक जज्बा था कि हमको समझना है कि है क्या। जैसे एक क्रॉस दिखती थी मैग्नेटिक फील्ड का, ये है क्या। तो बेसिकली वो डायरेक्शन था, जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है उसमें क्रॉस दिखता है, ऊपर की ओर है तो डॉट दिखता है। तो उसको समझने की जो एक जर्नी थी, उसके कारण कई माइलस्टोन हमने अचीव किए। तो ये बचपन में आप अगर पूरा फिजिकली एक्टिव हैं और आपके संस्कार परिवार से मिल रहा है तो निश्चित आपकी आगे वृद्धि होना निश्चित है। आप आईआईटी सफर की बात कर रहे थे कि आईआईटी रुड़की क्या रहा उन यात्राओं में और कैसे पहुंचे आईआईटी? मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमने सारे किताब 10th 11th बीच खत्म किए तो मुझे याद है कि बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड का एग्जाम सारे कंपटीशन के बाद हुआ। मुझे याद है कि इंटरमीडिएट बोर्ड का एग्जाम जब दे रहा था तो टीचर जो टहल रहे थे बोले कि ये लड़का पहले ही रुड़की कर चुका है। तो उस समय सोचिए कि बिना प्रैक्टिस के जब एग्जामिनेशन सेंटर जाते थे, रुड़की का तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जब उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने गए तो हमने पूरा एक झोला किताब भर के कि सेकंड पीरियड में जो है उसका रिवीजन बीच में गैप में करेंगे। और गलती से मैंने टाइम टेबल उल्टा देख लिया, तो जो पहले होना था वो बाद में, तो पूरी किताब बेकार हो गई। फिर भी मैंने उसमें इतना अच्छा किया कि मैथ में तो लगभग सारा बना दिए थे, केमिस्ट्री में 70 से ज्यादा, तो अच्छे रैंक आए, 503 रैंक आया था। तो उस समय जब रिजल्ट आए थे उसके पहले तक हम लोग शाम में ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे थे, एक पिलर को विकेट बना के। जब फोन आई थी पापा के घर के बगल में कि आपका लिए फोन है, तो हम लोग सोच ही नहीं रहे थे कि सब होने वाला है। तो एग्जाम देके आ गए, डेट भी नहीं पता था कब रिजल्ट आने वाला है, कि फोन आया तो फोन गए तो बोले आपका 503 रैंक आ गया है। तो विश्वास ही नहीं हुआ। उस दिन समझ में आया कि ये जो पूरी जो स्टोरी है कि इसके लिए बहुत रिसोर्स की जरूरत है और कई तरह के आपको मेथड चाहिए और इन्वायरमेंट चाहिए। मैंने देखा ये सारी स्टोरी आपका अपनी स्टोरी है। जी। आप अपनी पोटेंशियल को जिस दिन समझ जाएंगे और आप में अनुशासन आ जाएगा, मानसिक सुदृढ़ता आ जाएगी, धैर्य रहेगा, और दूसरे को हेल्प करने की आदत, जैसे खूब पढ़ाते थे हम दूसरे को, जो आया उसको पढ़ाया, तो आप ही को फायदा होता है। आप अगर कोई भी कम्युनिटी वर्क करते हैं ना, मेरा तो ये माना कि 70% कम्युनिटी वर्क करना चाहिए, 30% अपना करना चाहिए, वो लौट के वापस आप ही के पास आएगा। और उसी का परिणाम ये था, सोचिए कि पहली अटेम्प्ट में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे रैंक आए। मैंने रुड़की ज्वाइन किया, लेकिन उस समय जेई में क्या हुआ था कि जब क्वेश्चन पेपर सामने आया तो मोहल्ले में क्या होता था, भैया के जो दोस्त लोग थे वो कहते 1 नंबर का भी आईआईटी का बना दिए तो बहुत बड़ा सफलता पार्टी होती थी। मैं जब मैंने प्रश्न देखा हमने तो मुझे बड़ा आसान लगा कि ये तो बहुत आसान है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जेई का इतना आसान कैसे हो सकता। उसी में मेरा समय चला गया। और केमिस्ट्री में क्या हुआ कि उसकी एक जो थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल था, उसकी एक डाटा अगले पेज में दिया हुआ था, तो मैं उसको एक्स मान लिया और उसको बनाते रहे कि जब तक नहीं बनेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसमें 45 मिनट चले गए। ऐसा नहीं है कि अगले साल हमें ज्यादा तैयारी किया या ज्यादा पढ़े। रुड़की के बाद क्या हुआ कि हमारे जो रूममेट था मनोज ठाकुर, वो अलग टैलेंट का था, वो भी ग्रामीण क्षेत्र का ही था। वो रुड़की में उस समय लोअर एज नहीं था, तो वो 13 साल की उम्र में ही आ गया था वहाँ, जो भी कारण हो। तो उसने हमारे टैलेंट देखा, तो उसने कहा रंजन तुम यहाँ के लिए नहीं हो, तुम इसको छोड़ के फिर आईआईटी के लिए फिर देखो। तो मैं वहाँ 15-20 दिन ही रहा रुड़की, और फिर घर पे आ गए। अच्छा, घर पे आके फिर वही खेल कूद, ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया या कोई चीज कर रहे हैं। तो वहाँ भी फिर उसी तरह हम लोग करने लगे। तो अगले बार 817 रैंक आ गई जेई में, क्योंकि तब तक सब चीज समझ में आ गया था कि कैसे करना है। तो उसके बाद आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया। आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन करने के बाद 1 सेमेस्टर के बाद जब घर लौटे तो 2 छोटा भाई जो था उसको हमने कुछ टेस्ट लिए, 12th में आ गया था, वो लोग नवोदय में पढ़ रहे थे, तो टेस्ट में ठीक नहीं किए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, इनको पढ़ाऊंगा। तो साथ में ही तीनों एग्जाम फिर दिए। तो उस बार 2 भाई का हुआ, हमारे और रणवीर का हुआ, दोनों आईआईटी कानपुर ज्वाइन किए। तो ये स्टोरी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप सोचिए वो उतना रिस्क लेके आईआईटी खड़गपुर छोड़ दिया बिना किसी एप्लीकेशन। और एग्जाम दिया तो अच्छे रैंक आ गए, 267 रैंक आया था। और उसके बाद आईआईटी कानपुर में भी पहले 2 सेमेस्टर में ये लगा था कि मैं गलती से आ गया हूँ,
क्योंकि आपकी एक्सपोजर नहीं थी उस समय। जैसे आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये सब से एक्सपोजर हो जाती है, जी जी जी, किसी से मिलते नहीं थे तो लगता था कि हमें गलती से हो गया। जी जी, तो पहला 2 सेमेस्टर थोड़ा हम्बल वे में हमने पढ़ाई की, तो लोगों को बड़ा मानते थे कि बहुत हाईफाई है, जो आशीष सरवाल हो चाहे कोई भी हो। तो उसमें फिर क्या हुआ कि जब 8-8 फिर भी आ गई SBI, जी जी, तो मुझे समझ में आ गया कि ये सारे जो है गलत फहमी है हमारी। ये आपका जो अंदर की जो टैलेंट है वो काफी है यहाँ के लिए। फिर लगातार हम लगभग सब में 10 में 10 ही लाए हैं। एक मामले में तो मैंने वहाँ के टीचर को भी मैंने कहा था कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, फिर जाके पढ़ाया भी था बोर्ड पे पूरा। तो वो कॉन्फिडेंस जो था ना उस समय, वो कॉन्फिडेंस जो ऊर्जा आती है, अब मैं देख रहा हूँ जब योगा पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ जी जी, तो योगा जो ऐसी विधा है जो शरीर के सारे तंत्रों को अफेक्ट करता है, आपके नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर। मुझे लग रहा है कि हम इतने एक्टिव थे। जैसे इन्वर्जन वाला मुझे याद है कि लगातार सर नीचे करके ऊपर रहते थे, फिर दोनों पैर ऊपर चढ़ा के लड़ाई लड़ते थे। वो कारण था कि शरीर की जो आपकी जो फिजियोलॉजी है ना, वो पूरा आपको ऊर्जा दे रहा था, आपको प्रेरित कर रहा था कुछ नया करने का। तो इस तरह से मैं युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी परिस्थिति है उसमें अपने आप को संभालें। और योगा बड़ी अच्छी चीज है। जी जी, आप योगा के विभिन्न लेवल है। आप रेस्टोरेटिव कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक ही पोज में कई मिनट तक रहना होता है। फिर माइल्ड कर सकते हैं, टफ कर सकते हैं, स्पेशल योगा कर सकते हैं। और आप एक्टिव रहिए, खेल कूद में भाग लीजिए, लोगों से खूब डिबेट करिए और एक अच्छा इंसान बनिए। और माँ बाप को आप सम्मान दें, गुरुओं को सम्मान दें। हम लोग से बड़े जो भी होते थे उनका पैर छूते थे, उससे आपको एक अलग ही आत्मविश्वास आता है, शक्ति आती है। आपने आत्मविश्वास की भी बात की, और बहुत बार जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई आता है तो उसको लगता है कि शायद हम उस एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। जैसा वो पढ़ाई लिखाई किए रहता है, उसको अच्छा ज्ञान भी होता है, फिर भी बहुत बार लोग डरते रहते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारे श्रोताओं को उसके संदर्भ में कुछ बताएं। मैं बता रहा हूँ, जिस समय मैंने पढ़ाई शुरू की तो उस समय डिक्शनरी लेके एक एक शब्द में पूरे दिन लगते थे। देखिए, धैर्य रहना जरूरी है, अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, ये जरूरी है। ये किसी अमीर और गरीब की बात नहीं है, ये तो आपके पास है। अगर आप इससे हार मान जाएंगे तब तो कुछ नहीं होना। तो हमने क्या किया, हम तो पूरे हिंदी मीडियम के थे, तो हम 5-5, 6-6 घंटे ईज, आर, दे, एंड सबका मीनिंग निकालते थे। और आपका ब्रेन जो है ना, मस्तिष्क, आप उसके ताकत को समझना नहीं जानते आप। वो मैंने अपने आंखों से देखा है। उसमें मैंने देखा है कि धीरे धीरे अपने आप इतने एक्टिव हो गए कि अपने आप इन्फ्रेंस निकालना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि हम सारे डिक्शनरी देखते रहते तो कहाँ से इतनी रेस्टे घड़ले जिमास की इतनी बड़ी बड़ी किताबें नहीं खत्म होती, लेकिन ब्रेन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि आपके पास सारे ज्ञान ऑलरेडी अवेलेबल है, केवल परत से ढका हुआ है, उस परत को हटाना है। मुझे समझ में आया, जैसे दूसरी जैसे मैथ की आपकी पढ़ाई करना है तो आप खूब लिखिए। मैंने देखा कि हाथ और मस्तिष्क का इतना ज्यादा कनेक्शन है कि आप फिजिकली केवल लिखते रहो तो मस्तिष्क अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार ब्रेन एक्टिव हो गया तो आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कहूंगा कि आज के समय जब चैट जीपीटी बहुत ही सहज उपलब्ध है और इतने मटेरियल सब पोर्टल पे फ्री उपलब्ध हैं, कई चीजें अब आ गई। और मैं अभी अच्छे रैंकर जो यूपीएससी के अभी आई हैं वो बता रही थी कि मेरे सफलता के मुख्य रूप से कारण था सेल्फ स्टडी। मैं अपने घर पे रही और सेल्फ स्टडी किया, इसीलिए वो जो अननेसेसरी समय खराब होता है उससे बचे। तो अब आपके पास जो हम कहना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके पास ज्यादा एक सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव रहती है, उनमें ज्यादा ललक होती है कि हम कुछ करें देश के लिए। तो उनमें ज्यादा है आगे बढ़ने का संभावना। बस उनको अपने पे विश्वास रखना है। तो उसमें आप एक बेसिक रूल होती है जो मैंने देखा है कि जो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए नेचर ने कुछ बहुत ही क्रूअल रूल्स बनाए हैं सिंपल, लेकिन रूल बहुत क्रूअल है। जैसे आप 1 सप्ताह के अंदर दोबारा रिवीजन जरूर करें। दूसरा, आप जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आए फंडामेंटल तब तक उसको ना माने कंप्लीट हुआ। तो ये सब नेचर ने बनाया है, उसके बिना आप ग्रहण नहीं कर सकते पावने। जो हमारी जर्नी है उसमें हमने देखा कि फंडामेंटल एक बार जब समझ जाते थे तो दोबारा रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और मुझे याद है कि यूपीएससी की जो अटेम्प्ट दिया था जिसमें हम सफल हुए, उसमें मैथ में हमारा बहुत अच्छा मार्क्स आया था, लगभग दूसरे से 100 नंबर ज्यादा था। बहुत अच्छा किए थे, 600 बनाए थे। उसमें मैंने एक नई प्रयोग की थी। हमेशा हम अपने को प्रयोग करते रहते थे, अपने को चैलेंज मोड में डाले रहते थे।
तो उसमें मैंने कहा कि मैं रिवीजन जो है लास्ट मोमेंट पे कम से कम चीजों को करूंगा। जी जी। तो लगभग 80% चीजों को परमानेंट बना दिया था। तो उसका रिवीजन करना, उसका एक तरीका है। जी जी। उसमें भी मुझे याद है कि आंख बंद करके मैंने केवल जैसे कोई चीज पहले मेडिटेट से पता लगाया कि कहाँ पे दिक्कत हो, पूरा स्कैन किया सिलेबस को एग्जाम से जाने के पहले जी। तो एक लगा थोड़ी कंफ्यूजन है लीना अलजेब्रा का, तो केवल 550 पेज को पलट के केवल वो सेक्शन देखा। क्योंकि इसमें साइकोलॉजी का जो मुझे समझ में आ रही है जी जी कि आप जैसे जाने के पहले कुछ दूसरा चीज पढ़ना शुरू करते हैं, एक परत बन जाती है, तो आप एकदम फ्री रखिए ब्रेन को। तो वहां जब आप जाते हैं तो आपकी एफिशिएंसी, हम लोग घर पे भी एग्जाम देते थे, जैसे हम दोनों भाई तैयारी कर रहे थे जी जी, तो मैं उसके लिए प्रश्न पूछता था, वो हमारे लिए प्रश्न। तो जितना एफिशिएंसी घर पे नहीं था उससे ज्यादा एफिशिएंसी एग्जाम हॉल में आता। जी जी। ये जो बेसिक्स चीजें अगर अपनाएंगे, जैसे हम लोग समय पे सोना, जी हम लोग 10 बजे करीब अगर नींद नहीं भी आ रहा है तो भैया लोग साथ में थे तो बड़ा हेल्प करते थे, ट्यूबलाइट हटा देते थे। और हम लोग एक फित्ते वाली जो वो होती है ना, लोहे में जो फित्ते रहती है, वो बेड रहता था। जी जी। दोनों अगल बगल सो के आंख बंद किए रहते थे लगातार। ये भी एक अच्छा कला है, आंख बंद किए रहे, नींद आ जाएगी। तो वो सभी चीजें किया हम लोग, खेल कूद मनोरंजन सभी चीज में हम लोग बहुत करते, मूवी सारा देखते थे, क्रिकेट खेलते थे वहीं जहाँ पे मोहल्ले में। तो बेसिक्स हैं जो कोई भी चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो आराम से कर सकता है। प्रशासनिक सेवाओं में कैसे आना हुआ, क्या किसी घटना ने इंस्पायर किया, कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू से पापा सोशल थे, 40-50 लोग आते थे, उनकी बड़ी समस्याएं होती थी, किसी को मेडिकल का चेकअप कराना है, किसी को नौकरी पाना है। और हम लोग क्या करते, 40-50 लोगों का खाना घर पे बनता था, बड़े सोशल टाइप का। हम लोग भले ही जमीन पे सो जाएं, वो सोते थे तकत पे। तो एक सामाजिक परिवेश में जो जीवन शुरुआत से, मुझे लगता है कि चाइल्डहुड में जो आप चीज देखते हैं उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जी। तो एक सहिष्णुता जो एम्पैथी थी, और गांव में अक्सर हम लोग जाते थे, गांव में बहुत मजा आता था। तो देखते थे कि वहां पे जो है बेसिक चीजें उपलब्ध नहीं है, वहाँ रिसोर्सेज की कमी है, खेती करना चाह रहा है, लोन नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं था कि कुछ ऐसा करेंगे कि सबकी समस्या हल करें। जैसे फंडामेंटल की खोज शिक्षा में की है, दूसरी तरफ फंडामेंटल खोज थे कि सारी समस्याओं का कोई फंडामेंटल ऐसा निकल जाए, हल करेंगे। तो पापा का देखा था प्रशासनिक जर्नी, तो पापा डीएम तक नहीं पहुंच पाए थे। तो एक वो भी था कि जब जिलाधिकारी बनता है तो उसकी क्षमता और रहती है लोगों को हेल्प करने का। तो हमें लगता है कि सेवा भाव जो शुरू में देखा और जो सामाजिक सहभागिता पापा का, उससे लोगों को भी जाने का मन था कि कुछ समझना है और कुछ करना है। तो जब मौका आया, जैसे आईआईटी कानपुर से जब पास हुए तो हमारे पास बेसिकली वहाँ पे 4 ऑप्शंस रहती है। एक है कि आप यूएस चले जाएं हायर स्टडी करने के लिए, या यूएस में जॉब कर ले, उस वक्त जस्ट खुला था हम लोग 98 पास आउट में, या तो कैट दे के आप IIM अहमदाबाद ये सबसे कर लें। चौथा था यूपीएससी का। तो मेरा बड़ा सरल चॉइस था कि मुझे इसमें जाना है। और उसमें बिहार में जिस तरह की परिस्थिति थी, कम दिखता था डेवलपमेंट, और चैलेंजेस बहुत थे। तो एक था कि हल करेंगे, शुरुआत तो उसी से हुई। और दूसरा जो एक था ना कि कभी हार नहीं मानने वाला, और किसी के पीछे नहीं रहने की आदत। तो ये था कि 10th पे बेस्ट करेंगे, 12th पे बेस्ट करेंगे। 12th पे बेस्ट था IIT, फिर कहा ग्रेजुएशन में बेस्ट करेंगे, तो सब कहते थे यूपीएससी बड़ा टफ है। तो वो भी एक चैलेंज स्वीकार करने की भी जो एक आदत थी, तो स्वीकार किया। लोग कहते थे कि IIT तो कर गए, IAS थोड़े ना हो जाओगे। तो मुझे एक अलग ही जीवन का डायमेंशन दिखाई दिया, वो एक अलग जर्नी है। तो यूपीएससी देने में केवल आप एक अधिकारी नहीं बनते, आपकी पूरी आउटलुक बदल जाती है, आप में व्यक्तित्व बदल जाती है, आप एक दूसरे तरह के अच्छे इंसान, माने पॉजिटिव इंसान, कंट्रीब्यूशन देने वाले इंसान बन जाते हैं। आप में एक कॉन्फिडेंस आती है कि हम लाखों लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं, जान जाते हैं आप कि कैसे काम कर रही है। पूरा आपका शासन चल ही रहा है ना, व्यवस्था चल रही है, और लीडरशिप भी दिख रही है। तो एक लीडरशिप भी आ जाती है। तो वो चीजें आई। तो वो जर्नी बहुत अच्छी रही कि आप अपने को जो एक था कि हमें हर एक लेवल पे बेस्ट बनना है, वो काम आया। ट्रेनी IAS से आज प्रमुख सचिव तक, इस सफर में कोई ऐसी घटनाएं याद हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ, IAS बनकर मैंने अपनी जो संतुष्टि है, जो कार्य संतुष्टि है, वो पाई है? या कई घटनाएं आपको याद हो कुछ ऐसी? कई घटनाएं हैं। जैसे शुरुआती वाला एक प्रोफेशनल का बता दूं, जब हम लोग ज्वाइन करने जाते हैं जिले, आप स्टूडेंट से एक अधिकारी की जो जर्नी होती है, सबसे पहले आप मसूरी एकेडमी जाते हैं। मसूरी एकेडमी पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग एकेडमी होगा। और वहाँ पे जो जिस तरह की माहौल है और उसका नेचुरल जो सिनारियो है वो भी बहुत जबरदस्त है।
तो वहाँ पे जब आप रूबरू करते हैं, अपने कलीग से मिलते हैं और ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पहली बार आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो मुझे याद है कि फैजाबाद मुझे मिला था, तो वहाँ जाने समय इतनी संकोच, मुझे कहा गया डीएम साहब के यहाँ से कि वहाँ पे कोई जीआरपी का मिलेगा, कांस्टेबल या जो भी इंस्पेक्टर है। मैं समझ नहीं पाता मैं किससे बात करूं, किसको खोजूं। तो मैं एक कुर्सी पे ऐसे बैठा रहा, तो पता चला कि जो लेने गया था मैं, वो दूसरी डायरेक्शन के ट्रेन को देख के बता दिया कि आए ही नहीं। तो मैं बैठा ही रहा। फिर मैंने मैडम को फोन किया जो डीएम थी, तो उसके बाद उन्होंने फिर गाड़ी भेजी। तो जब गए तो बड़े संकोच से मैडम के साथ बैठे, डीएम के साथ। फिर पहली बार जब जन सुनवाई हो रही थी, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। तो मैडम कुछ कागज हमें दे रहे थे कि तुम देखो, इससे सीखोगे। उस कागज में समस्या लिखा, मुझे लगा इसका हल हो ही नहीं सकता, इतना कॉम्प्लेक्स समस्या है, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आया। और आज सोचिए कि हम लोग सहज ही समझ जाते हैं कि क्या समस्या है। जो एक वाकया हुआ कि जब भूकंप आई 2015 में, बहुत ही भयानक, मैं गोरखपुर का डीएम था। उस समय हमने बहुत काम किया। हमने खुद ही समझ लिया कि अब नेपाल से लोग यहाँ आएंगे, तो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ पे राहत शिविर बनाया। और लोगों के सहयोग से, सरकारी से नहीं, लोगों के सहयोग से, जो विभिन्न वर्ग थे, चाहे वो होटल्स के हों, चाहे नर्सिंग होम के हों, हम लोगों ने ठान लिया कि जो भी आएगा परेशान होके, उसको बेस्ट चीज देंगे। बासमती चावल खिलाएंगे, बढ़िया डाइनिंग टेबल पे खिलाएंगे। वो जो दृश्य था, जब भी वहां से बस आती थी या कोई भी, तो हम लोग सभी खड़े रहते थे, डीएम, सीडीओ, एसपी, उनको रिसीव करते थे। उनको किसी का पेट अंदर चला गया है, पूरा मेडिकल तुरंत हम लोग देते थे। तो हमने लगभग 17,000 से ज्यादा विदेशियों की सेवा की। और कई वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें एक जर्मन टूरिस्ट है, वो बता रहा है, उसको जब चिप्स दिए तो पूरा चिप्स पकड़ लिया, दे नहीं रहा था, क्योंकि इतनी अभाव थी वहाँ। आप काठमांडू का मंजर देखते तो सब चीज के दाम बढ़ गए थे। तो कह रहा था कि आई एम सो ओवरवेल्म्ड, कि मुझे विश्वास ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इतनी सेवा कोई कर सकते। उसके बाद हम लोगों ने रेलवे डिपार्टमेंट से करके पहली बार जीरो कॉस्ट टिकट का आविष्कार किया। फिर हम लोग वहाँ एटीएम में लगाए, नेपाली रुपये को चेंज करने का हमने शुरू किया। हमारी वाइफ नेपाल में पोस्टेड थी, फॉरेन सर्विस में है, तो वहां से मैं उनको कहा कि नेपाली पैसा मैं जमा करूंगा, आप बाद में आप उसका मैनेज करना, हम इनको रुपया देंगे, क्योंकि ये एक भी दिन कैसे सर्वाइव करेंगे। कई को हम लोगों ने वीजा दिलवाया, बहुत सारी चीजें की। उतना ही लगभग हम लोकल नेपाल के लोगों को भी हेल्प किया, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। वो सबसे बड़ी एक्सपीरियंस है। फिर कोरोना के समय जब मैं डिविजनल कमिश्नर लखनऊ था, तो यहाँ पे हमने बहुत सिस्टमेटिकली, मुझे अनुभव था, पहले से ही नोडल रहे थे कई जिलों में, तो इसमें पूरी लगभग 100 से ज्यादा यहाँ मेडिकल संस्थानें हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो हमारा मोबाइल 3 बजे सवेरे तक बजता रहता था, और ऑक्सीजन की सप्लाई सब जगह पहुंचाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सभी का इंफॉर्मेशन रखना, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन केवल बीमार लोगों की जरूरत नहीं थी, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, बच्चों के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, कि धीरे धीरे पता लगा। तो उस समय जैसे लगता था कि एक साथ 5-6 ऑब्जेक्ट आसमान में और मैनेज कर रहे हैं, तो एक दूसरे से इंटर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता। तो मुझे याद है कि जिस दिन थोड़ा ये हो गया था कि अब कोरोना काबू हो गया है, अब दिक्कत नहीं है, तो मुझे सोने का मन ही नहीं करता था, मैं अलग ही स्टेट में चला गया था, रात भर जगने वाले स्टेट में। तो 10-15 दिन तो वापस होने में लगा। जब आज हम प्रमुख सचिव आयुष के रूप में आपको देखते हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं आयुष के संदर्भ में? देखिए, मैं पहले हेल्थ सेक्रेटरी था, तो मैं वहाँ भी डिटेल में गया, और पहले भी हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं शुरू में। तो जो जहरीली शराब के संबंध में भी मैंने तरीका निकाला था, जिसमें कई लोगों की जान हमने बचाई थी, उसमें डायलिसिस करने पे जान बचती है। तो शुरू से इंटरेस्ट रहा है। वहाँ इंसेफ्लाइटिस थी, तो वहाँ भी सीखने को मिला। मैंने डेंगू पे भी, मेरे घर के जब बीमार हुए तो उसमें भी रिसर्च किया था, एक इंटरेस्ट था। जब सेक्रेटरी हेल्थ बने तो काफी डीप में जाने का मौका मिला। तो उसके बाद जब आयुष में आए तो एक तरह से कंप्लीटनेस आ गया। पूरी जो मेडिकल पद्धति आप देखिए, एलोपैथी में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो आधुनिक जीवन शैली से ही ज्यादा पैदा हो रहा है, 60% के, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, नींद की कमी, कैंसर, सभी चीजें, उसका हल आयुष पद्धति में ही है। सरकारी तौर पे आप अगर देखें तो सरकार बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है अपने सर्विसेज को। जैसे अब हम 4114 के करीब पहुंच गए। 19 मेडिकल कॉलेज है पूरे इंडिया में, देखें तो ये सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। और हम यहाँ पे पहली बार आयुष यूनिवर्सिटी लाए। आयुष यूनिवर्सिटी पूरे देश में पहला है, और ये ऐतिहासिक पहल है।
जी जी। इसमें अब क्या है कि जो आयुष शिक्षा है उसको नवाचार और रिसर्च से जोड़ने का एक माध्यम मिल गया। अब योगा की बात लें, योगा में क्लिनिकल एविडेंस हमें पैदा करना, जैसे मैंने कहा कि चारों सिस्टम को इफेक्ट करता है, इसमें भी क्लिनिकल एविडेंस पैदा करने की जरूरत है। जी जी। फिर करिकुला डिसाइड करके नए नए इंटरेस्टिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का योगा का, जैसे डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर हम इसमें जो ग्लोबल एकेडमिक कोलैबोरेशन है उससे हम क्या है कि पूरी दुनिया, अब जैसे हमने पहले बताया था जब दूसरी वक्तव्य में कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए जो हमारी बहुत ही प्राचीन ग्राम परंपरा योग को, तो सब पहले से ही एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर चाहत सब जगह थी। जी। आप देखिए 177 देशों ने उसको समर्थन दिया, सबसे बड़ा समर्थन, सबसे ज्यादा। और वो पास हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। इतना बड़ा सम्मान था और हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। जी जी। तो ये आप देखिए पूरे विश्व से कोलैबोरेशन, 2 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ MOU है। जामनगर में WHO के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया जिसमें रिसर्च भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो पुरानी ज्ञान परंपरा है जी जी जी, उसको अब आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने भी कहा है कि एकदम सही थी। अब हमको एविडेंस क्रिएट करना है। जी जी। तो क्लिनिकल ट्रायल करना है, चाहे जैसे है, तो रिसर्च बहुत बड़ा हमारा फोकस है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी 19 मेडिकल कॉलेज सब में PG शुरुआत हो, रिसर्च का सब जगह भी हो, MOU हो, जितने भी हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च है, चाहे आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में, यूनानी में, उनसे MOU करके हम लोग एक नया चीज आउटरीच प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जिसमें कि जो स्पेसिफिक बड़ा यूनिक बीमारी, जैसे एक बीमारी निकल के आई जब डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो मंडी में सब्जी वगैरह बेचने जाते हैं सुबह ही चले जाते हैं और दोपहर तक नहीं लौटते, कुछ नहीं खाते, तो उनको एक अलग बीमारी हो जा रहा है। सोचिए इस तरह की अब धीरे धीरे निकल रही है। तो मैंने कहा कि इस पे रिसर्च करिए। तो रिसर्च के एक प्रोटोकॉल होते हैं, किस तरह के फॉर्म भरने हैं, कैसे तैयारी करना है, फ्रेमवर्क बनाना है, फिर उसको एविडेंस, फिर उसको फॉलो अप करना है, तो वो फिर पब्लिश भी कराएंगे। तो आयुष में जो सामान्य रूप से आप देखिए तो हम लोग एक योगा वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए हैं, 225 हैं जी जी। जो हमारे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी लगभग 1034 के करीब हैं। इसमें हमारे योगा प्रशिक्षक भी हैं जी। और आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर पे हमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनका स्क्रीनिंग भी होता है, उनको चिकित्सा परामर्श भी दे रहे हैं। साथ ही साथ जन जागरूकता अभियान इन वेलनेस सेंटर जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ये बीच में जाते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि इससे जुड़िए, और काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। और धीरे धीरे हम लोग और एक्सपेंड कर रहे हैं। अब डिजिटल युग में भी हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सभी जगह लागू कर रहे हैं जी। तो बहुत बड़ी सफलता मिल गई कि सारे हॉस्पिटल जियो टैगिंग हो गए, सारे पर्सनल उसका भी हम लोगों ने ID क्रिएट कर दिया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भारत सरकार एक बड़ी प्लेटफॉर्म देती है आपको, उसमें आप ID जब आते हैं तो उससे जुड़ जाते हैं आप। तो फिर सेम प्रोटोकॉल में जी। आप जब यहाँ से जाते हो एलोपैथी में दिखाने, तो वो अपने आप आपके पूरी डिजिटली चला जाता है आपका सारे आपके कंसेंट से जी 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 जी। तो वो अब हम लोग सभी जगह HMIS भी लागू कर देंगे। पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया जी जी। तो डिजिटल होने के बाद आप सोचिए कि दूर क्षेत्र में भी टेली परामर्श से और AI इंटीग्रेट करेंगे, तो आप सोचिए कि भविष्य का भी प्रवृत्ति बता देंगे कि आपका क्या होने वाला है, कैसे आपने हेल्थ मैनेजमेंट करेंगे। साथ ही चैट बॉट से व्यक्तिगत परामर्श भी देने की स्थिति में आ जाए। तो हम लोग कई स्तर पे, हम लोग सभी कॉलेजेज में स्किल लैब लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सब जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 इंटीग्रेटेड महाविद्यालय बनाने जा रहे हैं हम लोग 5 मंडलों में। उसमें सभी विधा एक साथ बहुत ही बृहत बनेगी, बड़ा विजन है। तो हम लोग सभी सेंटरों में पंचकर्मा इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। एक आयुष पॉलिसी भी ला रहे हैं, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें भागीदार बने, क्योंकि एक्सपेंड करना है, क्योंकि 95% से ज्यादा लोग NSSO को सर्वे हुई थी जी। इस विधा से जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम लोग को एक्सेस देना है 100%। तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम लाना चाहते हैं। तो ये पॉलिसी के बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपको दिखाई देगा प्रदेश के विभिन्न हिस्से में जी। और सभी हमारे सरकारी अस्पतालों में इंटीग्रेशन पंचकर्मा और 4 सूत्रा का तो एक बड़ा स्वरूप आने जा रहा है। और जो पॉलिसी है उसमें हम लोग डिजिटल ब्रांडिंग की भी बात कर रहे हैं, लोग भी जाने का। इसमें बेसिकली आप देखिए ये जो प्रिंसिपल है इसका, इसमें है सेल्फ केयर पे आपको ट्रांसफॉर्म करना जी जी जी। जैसे आप देखिए हमारा बचपन से पूरा एक्टिव थे, तो हम सभी फील्ड में बहुत आगे गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर जब नौकरी में आए तो इतनी ज्यादा व्यस्तता के कारण अपने शरीर पे कम ध्यान देना शुरू किए।
उसका परिणाम देख रहे हैं कि कई चीज बीमार भी रहते हैं, आपको कभी कभी ऊर्जा कम हो जाती है, कई चीजें आने लगती है। तो कैसे सस्टेन करें? तो चाइल्डहुड से चालू करके वृद्धावस्था तक एक संयमित जीवन के लिए तो सेल्फ केयर का कंसेप्ट जो है ना, कि किस तरह लोगों में ये चीज हम डाला जाए कि ये चीजें हैं जो आयुष पद्धतियां इंक्लूडिंग योगा से आप जुड़े रहें तो कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। आपने कहा कि ढेर सारे विश्वविद्यालय बन गए हैं, टेलीमेडिसिन सेंटर बन गए हैं जहां लोग टेक्नोलॉजी से अपडेट होकर वो चिकित्सा पद्धति अपना लेते हैं। एक ग्रामीण श्रोता के तौर पर अगर मैं बात करूं कि हम कहीं सुदूर गांव में रह रहे हैं और हम आयुष पद्धति से जुड़ना चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएं, कहाँ दिखाएं, किससे मिलें? अब देखिए, इस बार योगा में, योगा दिवस के प्रिपरेशन में हम लोगों ने एक नई पहल शुरू की जी। हम लोग सभी सोशल मीडिया पर आ गए और हम लोगों ने ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है जिसमें स्लोगन राइटिंग, पेंटिंग और आसन अपलोड करने पे जी। और हम लोग सभी विभागों से कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जन जाए कि कंपटीशन हो रहा है ताकि उनकी भागीदारी दिखाई देगी तो रुचि बढ़ेगी। तो इसमें हम लोग, जैसे आप जो कह रहे हैं सुदूर क्षेत्र में, तो वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो व्हाट्सएप भी कर देंगे तो उनको परामर्श मिल जाए। जो चैटबॉट की बात कर रहे हैं, चैटबॉट में आप अपनी केवल पूरी केस टेकिंग ले लीजिए कि आपकी प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, सब चीज डाल दीजिए, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या रहा कैसे, तो आपको परामर्श मिल जाएगा जी। केवल इतना ही नहीं, हम लोग जैसे ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग का जो टारगेट है कि लास्ट में हम कम से कम आबादी पर एक आ जाए जी। लेकिन उसके पहले ही हम लोग जागरूकता के आधार पे फिर पोर्टल के में हम लोग कई वीडियोज देते रहते हैं, उसमें कई पॉडकास्ट, कई हमारे चिकित्सक बात बताते हैं कैसे ठीक किया जाए, कई मॉड्यूल्स हम लोगों ने वहां पे रखे हैं जी। तो उसको भी देख के तो ग्रामीण क्षेत्र से जो डिजिटल जो डुआर्ट बोलते हैं, डाटा और डिजिटल प्रक्रिया का वो HMIS के थ्रू हम जो कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य यही है इंक्लूसिवनेस, कि ग्रामीण क्षेत्र का भी व्यक्ति इससे जुड़ जाएगा आसानी से बिना लंबी जर्नी की जी। उत्तर प्रदेश की बात करें और विशेष करके अभी योगा दिवस हम लोग मनाएंगे, क्या तैयारियां हैं, कहाँ ऐसे संबंधित कार्य? इस बार हम लोगों ने बहुत ही व्यापक प्रबंध किया है और सभी स्कूलों में, महाविद्यालयों में, चिकित्सा संस्थानों में, वार्डों में, सार्वजनिक स्थलों पे व्यापक सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम तैयार हो गए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 75 मास्टर ट्रेनर तैयार किए, उनको नीचे ट्रेनिंग, उसमें उनको कहा कि आप लोगों को शुरुआत में जब आप ट्रेनिंग देते हैं ना, उसके पहले बताएं कि वो क्या बताएंगे लोगों को। उनको ये बताएं कि ये एक दिन का नहीं है, योगा एक शारीरिक केवल व्यायाम नहीं है, ये आपको एक सामंजस्य इक्विलिब्रियम में लाता है, जैसे मन, आत्मा और शरीर का, वो सिखाएं। तो इसको दैनिक जीवन में इसको उतारें 20 से 30 मिनट कम से कम। ये प्रेरित करने के लिए तरीका है कि आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, आपको पूरी बताना पड़ेगा कि हमारी जो प्राचीन धरोहर है, अमूल धरोहर, उसपे क्या गुण थे, कैसे सब जुड़े थे और कैसे पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। तो उससे लोगों में जब मोटिवेशन आएगी, जब जुड़ेंगे, तो इसका जो उद्देश्य है कि हम ग्राम पंचायतों तक पहुंचे, सब जगह एक जन आंदोलन बने। और भारत सरकार ने इस बार योगा 365 चालू किया। तो हाबुल्ड एक प्राइवेट कंपनी है, उससे टाई अप है पार्टनरशिप में। उसमें 14 दिन का आप जब भी चाहेंगे तो 14 दिन का वीडियो आता है, आप 14 दिन लगातार कर सकते हैं। उसी तरह कई उसमें कार्यक्रम हैं जी। तो इस बार प्रयास हुआ है और देखिए इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ गया, जो सबसे ज्यादा यूट्यूब से व्यूअरशिप में। अभी 14 जून को 6:15 बजे जुड़ना था। चलते चलते हमारे श्रोताओं को विशेष करके शिक्षा दीक्षा और अपना जो अनुभव है, कई बार वो जो आत्मविश्वास की कमी बच्चों में होती है या वो सीखते हैं, या जो कठिन परिश्रम है, धैर्य है, आपने कहा कि बहुत स्ट्रगल है किसी भी काम में, हमारे श्रोताओं को अपने जीवन का निचोड़ या अपना अनुभव बताना चाहें। जैसा मैं बता रहा हूँ कि अभी भी मैं बच्चों को गाइड करते रहता हूँ जी। जब बच्चा आता है तो सबसे पहले मैं उनसे कुछ लिखवाता हूँ, फिर उनकी कुछ चीजें पूछता हूँ, तो आइडिया लग जाता है। तो इसका जो फार्मूला है आपको आगे बढ़ने का, कि अपने आप को पहले आविष्कार करें कि आप हैं कौन, आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, बड़े आसानी से पता लग जाती है। कि आप में सपोज पैसेंस नहीं है जी, आप बैठना नहीं चाहते, आप टाइम को सीमित नहीं कर पा रहे हैं, आप में अनुशासन नहीं है जी, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले अपने को पहचाने। अब कुछ बेसिक रूल्स हैं कि आपका सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, जैसे पैसेंस जरूरी है, धैर्य रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। कभी भी हार ना मानने की एक होना चाहिए आप में दृढ़ संकल्प।
और पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा था कि अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी ऑथर की, और अपने शरीर पे भी ध्यान दें। जैसे आपका जब एक्टिव शरीर होगा ना, जी, जैसा हमने कहा कि जैसे योगा करना है या फिजिकल एक्टिविटी करिए या स्पोर्ट्स में भाग लीजिए, तो भले ही आपको लग रहा है कि इससे कनेक्टेड नहीं है पढ़ाई से, लेकिन वो आपको अपने आप शरीर जो है दुगना गति से काम करेगा। तो मैं सबको अपने अनुभव से बताना चाहूंगा कि आप बेस्ट हैं इस दुनिया में और आपके गुण सर्वश्रेष्ठ हैं, ये आप पहचानिए। और इमोशनल इंटेलिजेंस, आजकल बच्चों का, युवाओं में दिक्कत क्या है कि इमोशनल क्वोशेंट बहुत ही प्रभावित रहता है, उस पे कंट्रोल जरूर करिए, क्योंकि वो सीधा ब्रेन को एक्टिवेट करता है और वो निगेटिव चीजें, कॉर्टिसोल बढ़ाती है, टी सेल, एनके सेल, ये सब कम करने लगता है, कई खराबियां आने लगती है। तो स्ट्रेस से बचिए, तनाव बिल्कुल नहीं है। हमारा शुरू से एक चीज तो जरूर रहा कि कभी तनाव मस्तिष्क पे नहीं ले जाने दें। कोई भी चीज को, जैसे मुझे याद है कि हम लोग देवघर जाते हैं हर एक साल, और मेरा 37 साल हो गया है, कांवर लेके जाते हैं। तो सुल्तानगंज में हम लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, फिर कांवर उठा के पूजा करके जाते हैं। तो स्नान कर रहे थे तो जेब से कुछ पैसे चले गए थे, 100 रुपया 200 रुपया। तो कई बार क्या होता है कि आप इतने चिंतित हो जाते हैं कि 15 दिन तो आपका कुछ न खाने का मन करता है ना कुछ। तो मैंने एक नियम बना रखा था कि गई तो अब तो कोई उपाय नहीं है, जो समय बीत गया उसमें तो सोचना ही नहीं है। तो वो बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ। तो मस्तिष्क में कभी तनाव नहीं गया, कभी स्ट्रेस नहीं गया, इसका फायदा बहुत मिला। तो तनाव मुक्त रहिए और दिनचर्या को थोड़ा सा एक्टिव बनाइए और निश्चित है अपने आप को खंगालिए, आप ही में सारी शक्ति विद्यमान है। तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपने श्री रंजन कुमार जी को सुना ही और आपने ढेरों बातें हमें बताई अपने जीवन से, वो ढेर सारी अपने अनुभव बताए। रंजन जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, इतना जो गूढ़ ज्ञान उन्हें दिया, ढेर सारे जो अपने अनुभव बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आयुष विभाग के प्रमुख सचिव श्री रंजन कुमार जी को। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड प्रेरणादायक लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजें। आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट की अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास मेहमान को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे।